हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के विज्ञान के हम जो है पूरी किताब को आप पहले दिखाएंगे चैप्टर उनके, फिर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से हम पूरे आपके इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी नए वीडियो बने वो आपको एकदम से प्राप्त हो सकें। ये आपका टाइटल रहा, ठीक है, क्लास 9th। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं पूरा बुक देखते हैं। 9th कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी है। पूरी एनसीईआरटी को हम जो है पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये आपकी विषय सूची रही इंडेक्स। पहला जो चैप्टर है वो हमारे आसपास के पदार्थ है ना, इसके बारे में हम जो है देखेंगे। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा है क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ऐसे करके हम निरंतर इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। पहला एक चैप्टर निकालते हैं इसका। हाँ, क्या है हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। क्या है, हम इसको रीडिंग के रूप में देखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको, हम पहले चैप्टर को। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। अगर आप रूम में बैठे हुए हो या आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, कहीं भी अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आएंगी। रूम में बैठे हैं तो आपको चेयर नज़र आएगी, टेबल नज़र आएगी, बेड आपका पड़ा होगा, या बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ हैं, बोतल होगी जो आपके चारों ओर रखी होंगी, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। सबकी आकृति, आकार, बनावट सबकी अलग अलग होती है। कोई गोल होगी, कोई लंबी लंबी होगी, है ना, विभिन्न प्रकार की आकृति और आकार होंगी। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। प्रत्येक वस्तु है ना, जिस चीज़ से बनी होती है उसे वैज्ञानिक क्या कहा, पदार्थ नाम दिया है। जिस चीज़ से जो वस्तुएं बनी होती हैं उसको वैज्ञानिक कहा है पदार्थ। ठीक है, उसे वैज्ञानिक क्या कहा, पदार्थ नाम दिया है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है या बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ कहा है, नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, ठीक है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, यह सभी पदार्थ हैं। ये सब क्या है, पानी की बूंदें हैं, बादल, ये सब क्या, सभी सब पदार्थ से बने हुए हैं, इन्हें हम पदार्थ कह सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। और यानी कि जो भी पदार्थ होंगे उनका अपना एक द्रव्यमान होगा, यानी कि अपना एक वजन होगा, भार होगा, और ये क्या करेंगे, एक स्थान को घेर रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता, स्थान कुछ ना कुछ स्थान को घेर रही होंगी। ठीक है, देखते हैं। हाँ, सॉरी स्थान घेर रही होंगी। ठीक है, प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के को समझने का प्रयास करता रहा है ना। मनुष्य जो है ना अपने आसपास के समझने को प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है ना। जो हमारे पुराने जो दार्शनिक रहे उन्होंने जो इन चीज़ों को, पदार्थों को 5 तत्वों में प्रदर्शित किया है। यह पंच तत्व हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं ये आप देखते हैं। क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये क्या है, पंच तत्व हैं। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। इन दार्शनिकों के अनुसार दार्शनिक कहते हैं कि जो भी वस्तुएं ब्रह्मांड में, जो जितनी वस्तुएं बनी हैं वो सब इन्हीं पंच तत्वों से बनी हैं। कौन से पंच तत्व है, एक तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश। चाहे वे सजीव हों या निर्जीव, चाहे वो वस्तुएं सजीव हों या निर्जीव, चाहे वो वस्तुएं जीवित हों या
मरी हुई, ये सब किससे बनी होंगी? पंचतत्व से ही बनी होंगी। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। यूनानी दार्शनिक उन्होंने भी इसी प्रकार से वर्गीकृत किया जाए, क्लासिफाइड किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्ग किया है। और जो आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भी पदार्थ हैं उनको दो में विभाजित किया, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक पदार्थ के में जो है विभाजित किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस अध्याय में हम, ठीक है, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कैसे होते हैं, है ना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं का आगे के अध्याय में और रासायनिक पहलू के बारे में अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू करेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना। जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं, जो भी हमारे चारों विद्वान, वो सब क्या पदार्थ से बनी हुई, और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज़ बनी हुई कुछ छोटे छोटे कणों से बनी होंगी, तो पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ कहते हैं लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं, और कुछ कहते हैं रेत से टुकड़े की तरह, रेत के कणों की तरह बने होते हैं। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये पदार्थ सतत हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो एक क्रियाकलाप को हम देखते हैं, क्या क्रियाकलाप है। देखिए छोटा सा क्रियाकलाप है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये। देखिए, हाँ, हम क्या करते हैं, एक 100 ml का बीकर लेते हैं, कोई हम बर्तन लेते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के सतह पर निशान लगा देते हैं। जो हम जो बर्तन लेते हैं उसमें जल से आधा भरते हैं और उस पर सतह का निशान लगा देते हैं। दिए गए नमक का या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलते हैं। जो नमक हमने लिया है या कोई भी चीनी उसको हमने छड़ से उसमें घोला। ठीक है, मान लो कि हमने बीकर लिया और इसमें पानी भरा और निशान लगा दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें डाला हमने नमक। फिर हमने इसको एक छड़ ली और छड़ से क्या किया, हमने इसमें डाला और इसको हिलाया। तो जब हम हिलाते हैं तो हम देखते हैं, खोल देते हैं, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। फिर हम देखते हैं जल के स्तर में क्या होता है, एक बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है देखिए, ध्यान दें। ठीक है, आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या ये कहाँ गायब हो गया। तो क्या हुआ, ये उसमें घुल जाता है, तो उसी में क्या होता है, विलीन हो जाता है, तो गायब हो गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव है? जल के स्तर में बदलाव क्या थोड़ा सा बढ़ेगा या कोई स्थिर रहेगा, उसी जगह बढ़ेगा, उसी जगह स्थिर रहेगा। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इस प्रकार का स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाक्रम में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई। ठीक है, पूरे पानी में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखते हैं कहाँ चित्र दिया गया, ये देखो दिया, ये चित्र भी दिया गया है, आप देखिए इसको। ठीक है, देखते हैं आराम से, बहुत आराम से चित्र को देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब जल को हमने लिया और यहाँ पे घोला, है ना, सॉरी, नमक और जल हिलाया, नमक यहाँ पे और जल नमक दोनों मिल गए। कड़ दिख रहे हैं आपको, नीले कलर के और पीले कलर के दिख रहे हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के स्थान को घेर लेते हैं या समाहित हो जाते हैं। यानी क्या होता है, जो ऐसे मान लो कण, ये मान लो जल कण हैं, ये जल कण हैं, ये जल कण हैं, ये सब क्या है, जल के कण हैं। लेकिन जब हमने कोई नमक घोला, ठीक है, या हमने कोई चीनी घोली, तो उसमें बीच में जो कण ना वो स्थान ले लिया किसने, ऐसे करके वो स्थान घेर लिया हमने उसने, तो इसका कोई आयतन नहीं बढ़ेगा, उनके बीच में कणों के स्थान को घेर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए
एक क्रियाकलाप ये है, आप देखते हैं एक बहुत अच्छा क्रियाकलाप है, इसको हम देखते हैं क्योंकि डिवाइड करते जाते हैं कि किसी चीज़ में हम उतना डालें फिर कितना कितना कितना, इस प्रकार से हम देखते हैं। ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, पदार्थ के कण। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लें। ठीक है, तो क्या करना क्या है, हम करते क्या हैं, देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए हमें बहुत साधारण सा काम करना होगा। काम इस प्रकार से करना होगा कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को एक 100 ml पानी में घोल लिया। कोई 100 ml पानी लिया, ऐसे बीकर लिया और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को हमने घोल लिया इसमें। ठीक है, पानी में। जब घोलने के बाद इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में घोल लें। कोई दूसरे बीकर में आप 90 ml जल है उसमें घोल लेते हैं। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकाल कर जो 90 में हमने घोला था पानी में, उसमें से निकाल के फिर दूसरे शुद्ध जल में 90 ml जल में घोल लें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तनुकृत करते रहे, यानी कि उसे जो गाढ़े वाले को है उसमें से 10 ml लेके जो पानी वाले उसमें मिलाते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो जल रंगीन क्या, उसमें बहुत रंग फीका होता चला जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा नील था, फिर थोड़ा गाढ़ा, फिर हल्का, फिर हल्का, फिर हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमने घोला था परमैंगनेट, ये पानी था, ये पानी था। ये हमने जब घोला, जब घोलने के बाद हमने इसमें से 10 ml लिया, इसमें शुद्ध वाले में डाल दिया तो कमल का हुआ। फिर 10 ml लिया, शुद्ध वाले में डाल दिया, फिर कमल का। तो ऐसे करके हल्का हल्का होता चला जाएगा। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, यानी कि बहुत हल्के कलर के होते हैं। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 100 ml, एक 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होने लगते हैं। अगर छोटा सा टुकड़ा हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसमें बहुत से कण हैं। जब पानी में घोलते तो ये कण एकदम इधर उधर होने लगते हैं। ठीक है, तो यह स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर उसकी महक हमें मिलती रहेगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, बहुत छोटे होते हैं। अब कौन सा है? पदार्थ के कणों के अविलक्षण गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्रियाकलाप हमने सब कर ही लिए हैं, उसमें हमने देख लिया क्रिया जो रिक्त स्थान होता है, तो वहीं पर तो ये सब कण जो है बीच में फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा। अब देखते हैं, नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी में बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों के समावित है ना, उन कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पर्याप्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये कुछ नहीं है, चलते हैं। बहुत क्रियाकलाप हैं, आप कुछ क्रियाकलाप घर पे भी पढ़ेंगे अपनी बुक में। पदार्थ कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक मिनट, कहाँ से चले हम? ये क्रियाकलाप देखते हैं। पहले हम देखते हैं, इस क्रियाकलाप कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना, कोई भी चीज़ किसी प्रकार से छूटे ना। इस क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। क्या है क्रियाकलाप में, ये देखते हैं।
जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। फिर पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से बूंद लाल या नीले स्याही डाल दें, दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। क्या होता है, परीक्षण को नोट करते हैं। हम देखते हैं स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही जब किसी पानी हम बूंद डालते तो क्या होता है, एकदम पूरी स्याही सब में एकदम फैल जाती है, सब पूरा पानी नीला लगने लगता है ना। देखा हमने ये, ठीक है। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। इन सब चीज़ों को हम करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, घर पे करने वाला है, आपको समझ में आएगा। एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक रख दें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। ये सब हम करेंगे अपने जो ना, आप करेंगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेंगी, ठीक है। समय बीतने पर क्या होता है। इससे ठोस या द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है। बिल्कुल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिश्रण होने की दर बढ़ेगी। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप हमने जो पढ़े हैं उनके बारे में हमने देखा, निष्कर्ष निकाला सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज होती है। देखिए आप, दे दिया गया है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें घुलनशीलता उसकी बढ़ेगी। तभी हम देखते हैं शरबत बनाते हैं तो ठंडे पानी में जल्दी से चीनी नहीं घुलती है, और हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी में जब कुछ घोलते हैं तो वो उसमें जल्दी चीनी घुल जाती है। वेरी गुड। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में संभावित कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना उन्हें बोलते हैं विसरण। विसरण मतलब होता है 2 अलग अलग पदार्थ के कण हैं, वो आपस में स्वतः मिल रहे हैं, ऐसी क्रिया को बोलते हैं विसरण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने अभी पढ़ा आगे में, ठीक है। वेरी गुड। देख लेते हैं इधर क्या है, सब हमने पढ़ा, ठीक है। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप सुझाते हैं कि हाँ, प्रश्न अभी हम देखते हैं। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, ठीक है, रखता है। इस आकर्षक बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। चलो आगे से इधर देखते हैं। यहाँ से पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं और पहले समूह में इर्द मिश्मी तर्कों का एक तरह से कसकर पकड़ें, जैसे पकड़े हुए हैं। बस खेल है, देख लो, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो फजली पढ़ते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे के साथ पढ़कर मानव श्रृंखला बनाता है। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर श्रृंखला बनाता है। अब चौथा समूह उपरोक्त बड़े तीनों मानव श्रृंखलाओं को जोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करता है। इस समूह को तोड़ना आसान था क्या। हम जो करते हैं तो जो पीछे से पकड़ा होता है वो समूह होता है बहुत ज़्यादा, जो उंगली पकड़े होगा वो समूह होगा थोड़ा सा हल्का, क्योंकि उसमें फोर्स या बल कम कार्य कर रहा होगा। एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें, ठीक है। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से टूटते हैं।
तो जाहिर सी बात लोहे की कील जो है, जो लोहे की कील लेते हैं उसके जो है कड़ बहुत ही मुश्किल से टूटेंगे, और चाक के टुकड़े तो तुरंत टूट जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप दर्शाते हैं कि हाँ एक क्रियाकलाप यह वाला, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखांकित कीजिए। आकार का चित्र आकार का सॉरी हाँ क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पष्ट दिखाई देता है? इन पर हथौड़ा मारने पर, खींचने पर, गिराने पर क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? ठीक है, तो ये क्या है, क्रियाकलाप हैं, इनको हम करेंगे। ठीक है, तो नीचे देखते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हमने जो है कील ली थी, और हमने चौक ली थी, और भी हमने लकड़ी ली थी, ये सब क्या है, ठोस उदाहरण। हम देख सकते हैं कि इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थित आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता, यानी कि दबा नहीं सकते हैं, संपीड़ित होता है। बाह्य बल लगने पर भी हमें ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है ना, आप दबाओ टूट जाएंगे, इसलिए ये दृढ़ सुदृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदल सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या यह ठोस है तो ठोस, मगर ये स्वामी स्वर्ण में आते हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या यह ठोस है तो ठोस, है ना। स्पंज क्या है, यह ठोस है या लेकिन फिर भी संपीड़ित संभव है? क्योंकि स्पंज में क्या, उसमें सॉफ्टता है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब छेद होते हैं, और वो होता तो ठोस का आकार, मगर वो दब जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्थान ज़्यादा होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। शुरुआत से हमने इसमें ये दिखा देते हैं। हमने आप पढ़ा है पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये पढ़ाया हमने आपको। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, ये हमने आपको बताया। इसके घोल के बताया, मैंने क्रियाकलाप बताया इसके। ठीक है, ये सब हमने आपको बताए हैं। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको पूरे चैप्टर का लाभ उठा सकें। थैंक यू बच्चों।